गेहूं की फसल की यदि बात करें तो ये फसल कितने महीने में तैयार होती है और इसका बुआई का कब समय होता है, इसकी कटाई का कब समय होता है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये गेहूं की पूरी फसल है। ये पूरे खेत हैं और यहाँ पर ये गेहूं में बाली भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। और ये हम आपको बता दें कि आज हम ये गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा जो एक हाईटेक शहर है वहाँ पर ये कासना क्षेत्र है और ये बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शौकत अली चेची जो कि एक खेती किसानी करते हैं और आप ग्रेटर नोएडा के ही तुगलपुर हल्दौना गांव के रहने वाले हैं। और इसमें जो इनकी कुछ ज़मीन है वहाँ पर ये खुद अपने हाथों से इसको सिंचाई करते हैं, इसकी बुआई करते हैं और इस फसल को ये पालते हैं। यानी अन्नदाता जो एक किसान है उसका साक्षात उदाहरण ये शौकत अली चेची जी हैं। अब इनसे हम ये पूरी जानकारी लेंगे कि ये जो गेहूं की फसल है, जो कि गेहूं खाने का एक तरह से मुख्य एक आधार माना जाता है। जो रोटी हमें प्राप्त होती है, रोटी भी कई तरह की होती है, मक्का की रोटी होती है, बाजरे की रोटी होती है, गेहूं चने की रोटी होती है और एक गेहूं की रोटी होती है। तो जो गेहूं की रोटी जो प्राप्त होती है, जो उसका आटा प्राप्त होता है वो इसी से प्राप्त होता है। ये गेहूं का पेड़ है। तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आज हम आपके ये खेतों पर आए हैं और अपने दर्शकों को आज हम ये पूरी जानकारी देंगे जो गेहूं की फसल है वो कैसे तैयार होती है, कैसे उसको पकाया जाता है, कैसे उसको पाला जाता है और कैसे उसमें पानी लगाया जाता है, कैसे उसकी खरपतवार होती है और कितने तरह की ये इसमें वैरायटी होती है। लगा करके दिल्ली के कोने से कहीं तक भी आप चले जाएं, पूरब की तरफ चले जाएं या दूसरी साइड चले जाएं, वो सब जगह खेती ही होती थी और इसमें तरह तरह की फसलें बोई जाती हों। चाहे उसमें गेहूं की बात करें, धान की बात करें, फल सब्जी हो गए और उसमें दालें हो गई, तिलहन हो गई, ये सारी चीज़ें फसलों का एरिया, तभी हमारे भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। अच्छा शौकत भाई, एक सवाल मैं बीच में करना चाहूँगा। आप ये ट्रैक्टर भी है और ये घर से आप ट्रैक्टर पर ही खुद आए हैं और बेटी भी आपके साथ है। और तो ये बताइए, आप जो ये खेती किसानी जो करते हैं ये खुद ही करते हैं या जो इसमें जो मजदूर लोग हैं उनको पर निर्भर रहते हैं? बड़ा ही आपका दिलचस्प सवाल है। देखिए, जब मैं 12 साल की उम्र थी मेरी, उस टाइम पे मैं हल से खेती करता था और पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे कामों के साथ साथ में मैं खेती आज तक करता आ रहा हूँ। उसमें खेल कूद में भी मेरी रुचि थी, चाहे वो कबड्डी हो, कुश्ती का हो, वॉलीबॉल का हो, ये सारी चीज़ें मेरी एक प्राथमिकता में थी। और आज भी जो है मेरी उम्र आप तकरीबन आप देख ही रहे हैं कितनी उम्र होगी, मैं आज तक फिर मैं लगातार खेती करता चला आ रहा हूँ और ख़ुद ही स्वयं खेती करता हूँ, ना कि मैं मजदूरों से। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि मान लीजिए कहीं 10 आदमी या 4 आदमियों का काम है, उस टाइम पे मैं ज़रूर 2 दिन 4 दिन के लिए किसी मजदूरों से मदद ले ली जा। बाकी मैं 12 मासी अकेला ही खेती करता हूँ, चाहे रात हो या दिन, बरसात हो या गर्मी, किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में मैं स्वयं खेती करता हूँ। और मेरे बच्चे भी, आपने बिटिया का जिक्र किया, मेरी बिटिया जो है मेरा काफ़ी सहयोग करती है। जब स्कूल की छुट्टी होती है या पढ़ाई की छुट्टी जिस दिन रह जाती है उस समय पे ये भी मेरी मदद करती है। और भी मेरी बिटियाँ हैं जो कभी कभी बीच बीच में मेरी मदद करती हैं आवश्यकता अनुसार। शौकत भाई, आप विभिन्न जो किसान संगठन है उनमें आप विभिन्न पदों पर रहे हैं और राजनीतिक दलों में भी रहे हैं और फिलहाल आप जो किसान एकता संघ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जो समाजवादी पार्टी है उसके पिछड़ा वर्ग में आप उत्तर प्रदेश सचिव हैं और खेती किसानी भी आप करते हैं। आपकी जो दिनचर्या है वो कैसे शुरू होती है? कितने बजे उठते हैं, खेत पे कितने बजे आते हैं? अगर खेत पे भी काम होता है, पानी का भी काम होता होगा, जुताई भी का भी काम होता हो, कटाई का, क्या क्या दिनचर्या रहती है? कैसे आप समय मतलब समाज के लिए भी निकाल लेते हैं, खेत के लिए भी निकाल, दिनचर्या क्या रहती है? बड़ा गंभीर आपका सवाल है। देखिए, किसान तो 24 घंटे काम करता है खेत में। मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होता, बशर्ते इतना ज़रूर है कि मान 4 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद में फिर मैं नहीं सोता। चाहे मेरा कार्य हो तो मैं कार्य करता हूँ, कार्य नहीं होता है तो मैं घूमने के लिए निकल जाता हूँ। शाम को भी मैं जल्दी सो जाता हूँ, तकरीबन 9 बजे के आसपास में मैं सो जाता हूँ। और अगर मैं कहीं खेत में काम कर रहा हूँ तो फिर मेरा सोने का या आराम करने का कोई समय नहीं होता। जैसा जैसा काम की ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैं अपना कार्य करता रहता हूँ और बेफिक्र होकर के करता हूँ। ना ही मुझे थकान महसूस होती है और गर्व महसूस होता है कि मैं एक किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। गौतम बुद्ध नगर में जहाँ आज हम खड़े हैं, कासना क्षेत्र यानी ग्रेटर नोएडा में, ये जो गेहूं की फसल है वो बुआई का क्या समय होता है? कब से ये बुआई शुरू होती है
और कब तक की बुआई करने का समय होता है? देखिए, इसकी शुरुआत गेहूं की बुआई की अक्टूबर से होती है और नवंबर इसका लास्ट होता है। बाकी बोने के लिए लोग अपने तरीक़ा से बोते हैं जैसा जैसा समय होता है, लेकिन असली समय जो होता है अक्टूबर का लास्ट होता है और नवंबर के लास्ट तक ही इसकी बुआई होती है। और ये तकरीबन जो है 4-5 महीने के आसपास में ये पक करके तैयार हो जाती है, यानी कटाई शुरू हो जाती है इसमें। और अप्रैल के महीने में इसमें ज़बरदस्त कटाई चलती है। जैसे कि अब आप ये देख पा रहे हैं, जैसे गेहूं गिरे हुए हैं तो ये तो पानी से गिरे हैं, लेकिन बरसात जब होती है तो इस समय पे ओले और हवा का प्रकोप ज़्यादा बना रहता है, जिससे फसलों में काफ़ी नुकसान हो जाता है। और बीच बीच में ऐसा भी होता है कि भाई ज़्यादा बारिश हो करके और फसल नहीं गिरी लेकिन उसको पानी मार देता है। यानी कुदरती एक वो होती है आपदा। कुदरती एक आपदा होती है। गेहूं की फसल जो पानी कम चाहती है, इस वजह से जो है उसको पानी मार देता है। अच्छा शौकत भाई, जैसे आपने बताया कि अक्टूबर का जो माह होता है उसमें इसकी बुआई शुरू हो जाती है और जो ये इसकी बुआई है अक्टूबर नवंबर यानी दिसंबर तक चलती है, तो सबसे पहले इसकी जो प्रक्रिया क्या होती है? देश के अंदर धान की फसल ज़्यादा बोई जाती है। बहुत सारे किसान जो ऐसे करते हैं कि लेट फसल, जब धान की फसल पकने को बिल्कुल तैयार हो चुकी है, 10 दिना में 15 दिना में कट जाएगी, तो उसमें जो है किसान पानी लगा देता है ताकि अगाई फसल बोई जा सके। एक प्रक्रिया तो ये है, धान की फसल कट गई, गैला में उसमें जुताई करके और उसको जो है बो दिया जाता है। एक प्रक्रिया ये होती है कि भाई धान की फसल कट गई, उसके बाद में जुताई करके और फिर उसमें पानी लगा दिया जाता है। और पानी लगाने के बाद में लगभग 15 दिन के बाद में या 20 दिनों के बाद में वो जो है फिर जुताई के काबिल बन जाती है मिट्टी, यानी खुशक हो जाती है। खुशक हो जाती है ताकि मिट्टी बिखर जावे, वो चिपके नहीं, उसी हिसाब से उसमें जुताई हो जाती है। उसे तैयार करके फिर उसकी बुआई कर दी जाती है। अच्छा, पहले तो हल से वो करते थे, हल आगे चलता रहता था और पीछे पीछे वो कर, लेकिन आजकल जो टेक्निकल है, जो नई सीट रोल भी है, दूसरा ट्रैक्टर भी है, तो नए नए संसाधन आ रहे हैं। हाँ, अब नए नए संसाधन आ रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं अब हुई हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने, जो हमारे टेक्निकल इंजीनियर हैं, उन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। अब तो ये है कि मान लो धान की फसल है, धान की फसल कट गई तो पट्ट में ही बुआई हो जाती है। कि वो आगे आगे जो है जुताई, यानी उसमें आगे रूटर लगा हुआ होता है, पीछे जो है उसमें वो फाले लगे हुए होते हैं, तो साथ के साथ पट्ट खेत एकदम जुताई की जरूरत नहीं है, वो ऐसा का ऐसा भी बो दिया जाता है। और टिलर के माध्यम से भी होता है, हैरों के माध्यम से भी बुआई, बहुत सारे छिटक करके बुआई करते हैं। लेकिन ज़्यादातर आज की डेट में सीट रोल से किसान जो है बुआई करते हैं। 85-86% के करीब जो है सीट रोल से ही बुआई होती है। तो जो पहला पानी है वो कितने दिन बाद लगता है? हाँ, बहुत अच्छा आपका सवाल है। लगभग 1 हफ्ते के अंदर में जब हमने बुआई कर दी तो 1 हफ्ते के बाद में वो सली जो है बाहर निकलनी दिखाई देने लगती है, हल्की हल्की, और तकरीबन जो है वो 10-12 दिना के बाद में पूरी तरीक़ा से बाहर आ जाती है। लेकिन मेरा जो तजुर्बा ये है कि कम से कम 30 दिना के बाद में पानी लगाना चाहिए। वो उसका कारण ये है कि मान लीजिए जो रेतीली ज़मीन है, रेतीली ज़मीन ज़्यादा जल्दी खुशक हो जाती है, लेकिन जो डाखरी और चिकनी मिट्टी होती है वो जो है उसमें नमी ज़्यादातर बरकरार रहती है। और बरकरार होने के अनुसार जब पानी दिया जाता है तो गेहूं जो है कहीं ना कहीं उसमें पीले पड़ जाते हैं, यानी उनकी फुटेर रुक जाती है, बढ़वार रुक जाती है। तो मेरा तजुर्बा तो ये है, और मैं करता भी हूँ, 30 दिना के बाद में अपने पानी को मैं शुरू करता हूँ। लेकिन बहुत सारे किसान जो है 20 दिन के बाद में, 25 दिन के बाद में अपने पानी की जो है जिसको हम पहला पानी कहते हैं, या ये कहते हैं कि भाई हमने कोर बुझ हो गई हैं, इस तरीक़ा का ये लगाया जाता है। 2.5 पत्ते का खरपतवार नहीं हो जाता है तब तक उसमें स्प्रे या कोई भी खरपतवार नाशक दवाई नहीं लगाई जाती, जिसका कारण ये है कि पेड़ पे पूरी तरीक़ा से दवाई पहुंचनी चाहिए। और 2.5 पत्ते से जब ज़्यादा हो जाती है तो और उसमें थोड़ा अच्छा असर करती है, जिसकी लिमिट जो है 40 दिन के हेर फेर में ज़्यादा परसेंटेज में होती है। लेकिन बहुत सारे जो किसान जो हैं वो 60 दिना, 65 दिना, 70 दिन तक भी वो उसमें स्प्रे करते हैं, जिसमें जो है दवाई की भी क्वांटिटी बदल दी जाती है उनकी, यानी डोज जो है कुछ बढ़ाई जाती है। खरपतवार जो लगाई जाती है वो एक बार लगाने से ही काम चल जाता है क्या, या कई बार लगानी पड़ती है? नहीं, कभी कभी 3-3 बार भी लगाई जानी पड़ती है, क्योंकि कारण क्या हो रहा है कि एक तो महंगी दवाइयाँ आ रही हैं, लेकिन नकली दवाइयाँ आ रही हैं। अब दुकानदार से बात करते हैं या हम जो कंपनी दवाई बनाती हैं उनसे बात करते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं। वो कहते हैं जी कि खरपतवार की जो है कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई है और दवाई की क्वांटिटी भी हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें जो है गेहूं की फसल को, यानी जो फसल है किसान की, उसको भी देखना ताकि उस पर असर नहीं करे। लेकिन अब से 20 साल पीछे अगर हम चले जाएं,
तो उसमें जो है दवाई की अगर थोड़ी सी डोज बजरा के रही तो वो गेहूं को फूंक देख रही, लेकिन खरपतवार का एक नामो निशान नहीं रह रहा। अब हम कितनी भी दवाई की डोज को बढ़ा दें, गेहूं तो मर जाएगा, खरपतवार नहीं मरेगा। तो ये कहीं ना कहीं कंपनियां जो है किसान को धोखे में रख रही हैं। मतलब क्वालिटी में फर्क है, क्वालिटी में फर्क है। किसान का ये खून चूस रही है कि 3-3 बार स्प्रे करने का मतलब ये है कि फसल को नुकसान करना और किसान का ज़्यादा नुकसान होना। भाई 3 बार अगर लगा, अच्छा महंगी दवाई बहुत है। पहले जो दवाई थी, अब से अगर 10-12 साल पीछे में जाऊं तो सबसे टॉप नंबर की दवाई 120 रुपये में आ जा कर रही। आज वही दवाई जो है 1000 प्लस की आ रही है, लेकिन उस तरीका का काम नहीं कर रही। तो हम क्या माने? बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो इसकी जो ग्रोथ होती है, इसकी जो बढ़वार होती है, वो सबसे ज़्यादा जनवरी में ही होती है क्या? मतलब एक मौसम को देखते हुए देखिए, जनवरी और दिसंबर 2 महीने होते हैं। इसको जो है गेहूं की फसल को ठंड चाहिए। जितनी ठंड पड़ेगी या बरस पड़ेगी उससे इसमें ज़्यादातर लाभ होता है। वो अगर हम खुराक दे रहे हैं किसी तरीका का भी, जो टॉनिक दे रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसके साथ साथ अगर गेहूं के लिए हमारे लिए जो ठंड ज़्यादा लाभदायक है तो मटर है, सरसों है, अन्य हमारी कुछ सब्जियां भी हैं, उनके लिए वो ठंड जो है नुकसानदायक होती है। जैसे मान लो गेहूं की फसल की बात हम कर रहे हैं तो उसमें तो सबसे ज़्यादा इसको क्या, किस चीज़ का फ़ायदा होता है? पाले से होता है, कोहरा से होता है, या अपना ओलावृष्टि से होता है, कैसे होता है? देखिए, ओलावृष्टि तो यूँ है किसी भी फसल को नुकसान करती है। ओला तो ओला ही है, अगर वो आराम से गिर जाए ज़मीन पे आकर फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं के लिए फ़ायदा। जब वो ऊपर से वो कितनी दूरी पे से आ रहा, आकर के जिस पेड़ में लगेगा तो उस पेड़ को तोड़ देगा, तो इस हिसाब से तो ओला नुकसान करता है। लेकिन बर्फ़ जो पड़ती है वो बर्फ़ जो है गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, फ़ायदा होता है उससे, बिल्कुल फ़ायदा। पाला वगैरह जो होता है, हाँ, पाला, जिसको हम पाला कहते हैं, जिसको सुन्न कहते हैं। लेकिन कोहरा तो इंसान को भी और फसल को भी, दोनों को नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे ये जो गेहूं है, ये कुल कितनी वैरायटी होती है और किस किस को जो सबसे इसमें अव्वल कौन सी होती है? देखिए, अपनी अपनी एक चॉइस होती है। इसमें लगभग गेहूं की हमारे देश में लगभग 24-25 के करीब की वैरायटी हैं। इस वैरायटी की अगर हम बात करें तो ये 303 है। 303। इससे पहले जो है 29-67 बोया था। अब क्या मैंने इस वैरायटी को चेंज कर दिया है। तो बीच बीच में किसान अपनी चॉइस के अनुसार, जैसे आपस में डिस्कशन होता है, भाई कौन सी अच्छी रहेगी, कौन सी ठीक रहेगी, अब क्या इसको बो करके देख लो। हमारा आज की डेट में किसान पसंद कर रहा है तो कई साल से 29-67 को ज़्यादा पसंद कर रहा है। उससे पहले 43 को पसंद करता था। उससे पहले अपने गौतम बुद्ध नगर में 29-67 किन किन स्थानों पर होती है? 29-67 तो लगभग मान के चले 80% में 29-67 ही मिलेगा, होती है आज की डेट में। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ जो है वो चेंज करते जा रहे हैं। हो सकता है 2-3 साल में कोई और दूसरी नई वैरायटी आ जावे। जैसे कि पहले 43 था, 43 ज़्यादा बोया जाकर है, अब 43 कम होकर के 29-67 होगा। उससे पहले जो है 43 से पहले 2329 था। तो ये वैरायटियाँ बीच बीच में किसान अपनी सुविधा के अनुसार, भाई इसकी पैदावारी ज़्यादा है, इसमें लागत कम आती है, अच्छी पैदावारी होती है, उस हिसाब से जो है ये वैरायटी चेंज होती रहती हैं। अच्छा, एक सवाल और इस